अस्सलाम वालेकुम। हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं आर्टीरियोस्क्लेरोसिस विच इज़ फ्रॉम द पैथोमा। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि आर्टीरियोस्क्लेरोसिस का क्या मतलब होता है। तो स्क्लेरोसिस मींस हार्डनिंग हो जाएगी। आर्टेरियो मतलब आर्टरीज़ की, क्या होगा, आर्टरीज़ की हार्डनिंग हो जाएगी, दैट इज़ कॉल्ड एज आर्टीरियोस्क्लेरोसिस। ठीक है, सो बेसिक प्रिंसिपल्स इन्वॉल्व दैट इट इज़ हार्ड आर्टरीज। ठीक है, और क्यों होती है, ब्लड वेसल वॉल जो होती है उसकी थिकनिंग हो जाती है, और थिकनिंग होने की वजह से, क्योंकि वो मोटी हो गई है वॉल, तो उसकी वजह से क्या होगा, हार्ड आर्टरीज बन जाएंगी। अब इसके 3 पैथोलॉजिकल पैटर्न्स होते हैं आर्टीरियोस्क्लेरोसिस के। कौन कौन से? एथ्रोस्क्लेरोसिस हो सकता है, आर्टीरियोलोस्क्लेरोसिस हो सकता है, मॉन्केबर्ग मीडियल कैल्सिफिक स्क्लेरोसिस हो सकता है। सबसे पहले हम देख लेते हैं एथ्रोस्क्लेरोसिस। एथ्रोस्क्लेरोसिस जो है, इसमें क्या होगा, इसमें आपने याद रखना है कि इसमें जो है ना हमारे इंटिमा इन्वॉल्व होगा। ठीक है, हमारी आर्टरीज जो होती हैं उनकी 3 लेयर्स होती हैं। इंटिमा होती है, मीडिया होती है, एडवेंटिशिया होती है। ल्यूमेन के बिल्कुल करीब जो होती है इंटिमा होती है, और फिर मीडिया और फिर एडवेंटिशिया आउटर मोस्ट होती है। अब जब इंटिमा इन्वॉल्व होगी ना, तो वो हमारे पास किस में इन्वॉल्व होगी, एथ्रोस्क्लेरोसिस में इंटिमा इन्वॉल्व होगी। और उसमें हमारे पास जो है कौन सी आर्टरीज ज़्यादा इन्वॉल्व होती हैं, याद रखना है आपने। एथ्रोस्क्लेरोसिस में सबसे ज़्यादा जो आर्टरीज इन्वॉल्व होती हैं वो होती हैं मीडियम साइज्ड आर्टरीज एंड लार्ज साइज आर्टरीज। ठीक है, मीडियम और लार्ज साइज्ड, ये जो है ये ज़्यादा इन्वॉल्व होती हैं एथ्रोस्क्लेरोसिस में। अब इसमें क्या होता है, इंटिमल प्लेग बन जाता है, और जब भी इंटिमा के अंदर कोई भी प्लेग बन जाएगा, कोई भी थिकनिंग हो जाएगी उसकी इंटिमा की, तो ऑब्वियसली क्या होगा कि ल्यूमेन के बिल्कुल करीब होती है ना, तो ल्यूमेन ऑब्स्ट्रक्ट हो जाएगा, और वहाँ पे हमारे पास ब्लड फ्लो जो है वो भी प्रॉपर नहीं होगा। इसमें क्या होता है, इसमें ना हमारे पास 2 चीज़ें होती हैं, एक फाइब्रस कैप होती है और एक हमारे पास लिपिड कोर होता है। जो बाहर वाली ऊपर कैप बनी होती है दैट इज़ फाइब्रोमस्कुलर, मतलब इसमें फाइबर्स होंगे, मसल्स होंगे। कौन से मसल्स होंगे? स्मूथ मसल्स होंगे। फाइबर्स कौन से होंगे? कोलेजन इलास्टिन फाइबर्स होंगे। ठीक है, तो इस वजह से इस फाइब्रोमस्कुलर कैप कहते हैं इसको। और उस फाइब्रोमस्कुलर कैप के नीचे आपने देखना है कि वहाँ पे आपको लिपिड कोर नज़र आएगा, नेक्रोटिक लिपिड कोर। नेक्रोटिक मतलब वहाँ पे डेब्रिस हो जाएगा, नेक्रोसिस हुई होगी, और लिपिड कोर मतलब यहाँ पे हमारे पास लिपिड्स के चीज़ें होंगी ना, कोलेस्ट्रॉल एस्टर्स, ये सारी चीज़ें होंगी। तो यहाँ पे हमारे पास डिस्ट्रॉफिक कैल्सिफिकेशन भी हो सकती है। नेक्स्ट ये है कि लार्ज एंड मीडियम साइज्ड आर्टरीज को इन्वॉल्व करती है, जिसमें आपने याद रखना है एब्डोमिनल एओर्टा को, कोरोनरी आर्टरी को, पॉप्लिटियल आर्टरी को। ठीक है, और उसके बाद इंटरनल कैरोटिड आर्टरी को। इसके अलावा जो यहाँ नहीं लिखा हुआ वो ये कि सर्कल ऑफ विलिस जो होता है ब्रेन के अंदर, उसको इन्वॉल्व करती है इस तरह से। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं कि रिस्क फैक्टर्स क्या होते हैं स्क्लेरोसिस के। तो मॉडिफाइबल हो सकते हैं, नॉन मॉडिफाइबल। मॉडिफाइबल मतलब उसको हम करेक्ट कर सकते हैं, नॉन मॉडिफाइबल मतलब उनको हम करेक्ट नहीं कर सकते। ठीक है, तो हमारे पास जो है मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स में कौन से आ सकते हैं, हाइपरटेंशन की वजह से एथ्रोस्क्लेरोसिस हो सकती है। इसके अलावा हाइपर कोलेस्ट्रोलीमिया, जिसमें एलडीएल ज़्यादा हो जाता है, एचडीएल कम हो जाता है, उसमें जो एथ्रोस्क्लेरोसिस हो सकती है। इसके अलावा स्मोकिंग एंड डायबिटीज़ की वजह से हो सकती है। तो ये ऐसे रिस्क फैक्टर्स हैं जिनको हम मॉडिफाई कर सकते हैं। हम इनको अगर करेक्ट करें तो क्या होता है कि हमारी ये जो डिज़ीज़ होती है ये प्रोग्रेस नहीं करती। लेकिन जो नॉन मॉडिफाइबल होते हैं उसमें हमारे पास आ जाता है एज, आ जाती है जेंडर, जेनेटिक्स, फैमिली हिस्ट्री। कोई अपनी एज तो चेंज नहीं कर सकता, जेंडर तो चेंज नहीं कर सकता, अपनी फैमिली हिस्ट्री या जेनेटिक जो चेंजेस होती हैं उनको तो हर ठीक नहीं कर सकता ना। तो ये नॉन मॉडिफाइबल फैक्टर्स होते हैं। एज में हमारे पास आता है कि जैसे जैसे एज बढ़ती है तो एथ्रोस्क्लेरोसिस के चांसेस बढ़ जाते हैं। मेल्स के अंदर ज़्यादा कॉमन होता है। पूछा जाए क्यों एथ्रोस्क्लेरोसिस मेल्स में ज़्यादा कॉमन होता है, फीमेल्स में क्यों नहीं होता? फीमेल्स में एस्ट्रोजन होता है जो कि एक्चुअली प्रोटेक्टिव होता है ना इसके अगेंस्ट, इस वजह से। इसके अलावा जेनेटिक्स मल्टीफैक्टोरियल हो सकता है, फैमिली हिस्ट्री हो सकती है, जिसकी वजह से एथ्रोस्क्लेरोसिस के चांसेस ज़्यादा होते हैं। नेक्स्ट आपके पास है पैथोजेनेसिस। ठीक है, तो पैथोजेनेसिस की बहुत इजी है। क्या होता है कि जब हमारे पास लिपिड ज़्यादा हो जाते हैं, हमने पढ़ा ना हाइपर कोलेस्ट्रोलीमिया फॉर एग्जांपल। ठीक है, तो उसकी वजह से क्या होता है कि जब भी हमारे लिपिड्स फॉर एग्जांपल ज़्यादा हो गए हैं, या कोई भी रिस्क फैक्टर्स जो हमने देखे हैं, उनकी वजह से क्या होता है, हमारी एंडोथीलियम जो होती है ब्लड वेसल्स की, उसके अंदर डैमेज स्टार्ट हो जाता है। उसकी वजह से क्या होता है कि जो लिपिड्स होते हैं एंडोथीलियम के, ठीक है, वो एंडोथीलियम को क्रॉस करते हैं। लिपिड्स कहाँ हैं? ब्लड के अंदर हैं। तो वहाँ से वो लिपिड्स जो हैं वो जब वहाँ पे उन्होंने देखा कि एंडोथीलियम खराब हुई हुई है, यहाँ पे हमें रास्ता मिल गया है, तो वो ल्यूमेन से जो एंडोथीलियम से होते हुए इंटिमा से चले जाएंगे लीक इनटू द इंटिमा।
ठीक है। जो इंटिमा और मीडिया की दरमियान में रीजन होता है ना, वहाँ पे ये आना शुरू हो जाते हैं लिपिड्स। अब जब वहाँ आते हैं तो ये वहाँ पे जाके ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, ठीक है। फिर जब ये ऑक्सीडाइज हो जाते हैं तो ये ऐसे समझ लें कि बहुत डिलीशियस टाइप हो जाते हैं, तो मैक्रोफेजेस इनको खा लेते हैं, और जब मैक्रोफेजेस इनको खा लेते हैं तो ये बन जाते हैं फोम सेल्स। मैक्रोफेजेस बन जाते हैं, फोम सेल्स बन जाते हैं। इसके बाद क्या होता है कि मैक्रोफेजेस जब वहाँ पे ज़्यादा देर तक रहेंगे तो ऑब्वियसली ग्रोथ फैक्टर्स रिलीज़ होंगे, और डिफरेंट इन्फ्लेमेटरी जो हैं वो न्यू मतलब सेल्स भी आ जाएंगे, लिम्फोसाइट्स, मैक्रोफेजेस, न्यूट्रोफिल्स, इस तरह के जब वो आएंगे तो वहाँ पे ग्रोथ फैक्टर्स भी जब रिलीज़ होंगे तो वहाँ पे एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स भी डिपोजिट होना शुरू हो जाएगा, और वहाँ पे स्मूथ मसल्स की प्रोलिफ्रेशन भी ज़्यादा से ज़्यादा होगी, ठीक है। तो इस तरह से जो है ये पैथोजेनेसिस होती है कि सबसे पहले लिपिड्स एंडोथेलियम डैमेज होती है किसी भी वजह से, रिस्क फैक्टर्स की वजह से, उसकी वजह से जो है वहाँ पे आ जाते हैं हमारे लिपिड्स ऑक्सीडाइज होते हैं, मैक्रोफेजेस उनको खा लेते हैं, फोम सेल्स बन जाते हैं, और वहाँ पे फिर हमारे पास इन्फ्लेमेशन हो जाती है, हीलिंग भी स्टार्ट हुई होती है, एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स और स्मूथ मसल्स डेपोजिशन स्टार्ट हो जाती है, और हमारा वहाँ पे जो है वो प्लेग बन जाता है। मॉर्फोलॉजिकल स्टेजेस होती हैं, आपने याद रखनी है। सबसे पहले हमारे फैटी स्ट्रीक्स बनते हैं और फिर आर्थरोस्क्लेरोटिक प्लेग बनता है, ठीक है। फैटी स्ट्रीक्स क्या होती हैं, याद रखना है। फैटी स्ट्रीक्स के बारे में ये आपको पता होना चाहिए कि जो मैक्रोफेजेस जब उन्होंने खाए होते हैं ना लिपिड्स को, हमने पढ़ा था कि ऑक्सीडाइज्ड लिपिड खा लेते हैं मैक्रोफेजेस, तो वो जो खा लेते हैं तो उसकी वजह से क्या होता है कि मैक्रोफेजेस जो वहाँ पे कलर देते हैं, ठीक है। मैक्रोफेजेस जब वो लिपिड लेडन होते हैं तब बड़े होते हैं लिपिड्स के साथ, ठीक है, इंटिमा के अंदर, तो वो वहाँ पे हमारे पास येलो कलर के लेयर्स देते हैं, तो उसको हम फैटी स्ट्रीक कहते हैं, ठीक है। और ये शुरू में बनते हैं। सबसे पहले हमारे पास जिसको भी आर्थरोस्क्लेरोसिस होगा, सबसे पहले फैटी स्ट्रीक्स नज़र आती हैं अर्ली स्टेजेस में, ठीक है, लेकिन बाद में वो प्रोग्रेस करता है और उसकी वजह से आर्थरोस्क्लेरोटिक प्लेग बन जाता है, जिसमें वो इंटिमा में पूरी तरह फाइब्रस कैप भी बन गई होगी, लिपिड कोर भी बन गया होगा, ये पूरा एक हमारे पास आर्थरोस्क्लेरोटिक प्लेग बन जाता है। शुरू में फैटी स्ट्रीक, बाद में आर्थरोस्क्लेरोटिक प्लेग, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास है कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकते हैं आर्थरोस्क्लेरोसिस के, तो वो कहते हैं कि इस ऑब्वियसली क्या होगा कॉम्प्लिकेशंस में, खुद देखें जब वहाँ पे इंटिमा में सारी थिकनिंग होगी हुई है, ल्यूमेन ऑब्स्ट्रक्ट हो जाएगा, तो उसकी वजह से क्या होता है स्टेनोसिस हो जाती है मीडियम साइज वेजल्स की, ठीक है। और उसकी वजह से क्या होगा, ऑब्वियसली जब ल्यूमेन ऑब्स्ट्रक्ट हो गया, स्टेनोसिस हो गई, तो ब्लड फ्लो कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगा, इस्कीमिया हो जाएगा, और उसकी वजह से पेरिफेरल वास्कुलर डिजीज़ हो जाती है। अगर वो वेजल्स इन्वॉल्व करती हैं, हमने देखा ना कौन कौन सी वेजल्स इन्वॉल्व होती हैं, हमने देखा कि एब्डोमिनल एओर्टा इन्वॉल्व हो सकता है, ठीक है। अगर एब्डोमिनल एओर्टा इन्वॉल्व होगा तो ऑब्वियसली नियर हमारे पास किडनी है, ठीक है, तो किडनी में प्रॉब्लम आएगी। इसके अलावा अगर वो पॉप्लिटियल आर्टरीज़ को डैमेज कर रहा है, वहाँ पे एथेरोस्क्लेरोसिस हुई है, तो ऑब्वियसली पॉप्लिटियल आर्टरीज़ को डैमेज करेगा तो पेरिफेरल वास्कुलर डिजीज़ हो सकती है, ठीक है। और अगर कॉरोनरी आर्टरीज़ को इन्वॉल्व करेगा तो ऑब्वियसली एंजाइना हो सकता है। अगर मेसेंटेरिक आर्टरीज़ को इन्वॉल्व करती है, एथेरोस्क्लेरोसिस वहाँ हो जाता है, तो ऑब्वियसली इस्कीमिक बाउल डिजीज़ हो सकती है, ठीक है। और ये भी हो सकता है स्टेनोसिस के अलावा कि वो प्लेग जो है वो रप्चर कर जाए, फट जाए, ठीक है, वहाँ पे थ्रोम्बोसिस हो जाए, वो रप्चर कर जाए, ठीक है। और अगर वहाँ पे थ्रोम्बोसिस हो जाए तो ऑब्वियसली क्या होगा, हमारे पास मायोकार्डियल इन्फेक्शन हो जाएगा, हार्ट अटैक हो जाएगा, कोरोनरी आर्टरीज़ को अगर इन्वॉल्व करा है। और अगर वही ब्रेन के अंदर हो जाए, ब्रेन में मिडल सेरेब्रल आर्टरीज़ के अंदर रप्चर कर जाए, तो ऑब्वियसली वहाँ पे स्ट्रोक हो सकता है, ठीक है। तो थ्रोम्बोसिस की वजह से क्या होगा, ब्रेन में अगर होगा तो स्ट्रोक होगा, हार्ट में होगा तो हार्ट अटैक हो जाएगा, सिंपली। इसके अलावा हमारे पास क्या होता है कि प्लेग जो है वो रप्चर कर जाता है और एम्बोलस बन जाता है। एक तो ये कि थ्रोम्बस फॉर्मेशन हो जाए, ठीक है, और दूसरा ये कि एम्बोलस फॉर्मेशन हो जाए, वो थ्रोम्बस वहाँ से डिसलॉज करके दूसरी एरियाज में जाके फंस जाए, ठीक है। और अब इसकी करैक्टरिस्टिक चीज़ जो हमें नज़र आती है, वो आपने ये फिगर आपको नज़र आ रही होगी 7.6, इसमें देखें कि ये एम्बोलस है, ठीक है। इसको आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि ये जो आपको अंदर क्लेफ्ट्स टाइप नज़र आ रहे हैं ना, खाली जगह, ये कोलेस्ट्रॉल के क्लेफ्ट्स होते हैं, ये करैक्टरिस्टिक होते हैं कि ये एथेरोस्क्लेरोटिक एम्बोलस है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आता है कि एनोरिज्म फॉर्मेशन हो सकती है। एनोरिज्म क्या होता है एक्चुअली कि जब हमारे पास ऑब्वियसली एंटिमा के अंदर वो पूरा जो है प्लेग बना हुआ है, उसकी वजह से ल्यूमेन ऑब्स्ट्रक्ट हो गया है, ब्लड फ्लो कॉम्प्रोमाइज़ हो गई है, तो ऑब्वियसली वो जो ब्लड फ्लो हमारे मीडिया को सप्लाई कर रही थी, ठीक है, हमारी जो आर्टरीज़ होती है ना, उनकी जो मीडिया होता है उसके अंदर स्मूथ मसल्स होते हैं, आपको पता है, और उन स्मूथ मसल्स को ब्लड फ्लो चाहिए होता है, ऑक्सीजन वहाँ से लेते हैं वो,
जो वहाँ पे ब्लड फ्लो हो रहा होता है। अब ऑब्वियसली जब वहाँ पे ब्लड फ्लो कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगा तो उन स्मूथ मसल्स को, मीडिया के अंदर जो बैठे हुए हैं, उनको प्रॉपर ऑक्सीजन न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलेंगे, तो ऑब्वियसली क्या होगा, वो भी हमारे पास इस्कीमिया हो जाएगा उनका। तो उसकी वजह से जो है वो स्मूथ मसल जब अपना काम सही तरह से नहीं करेंगे तो वो आर्टरी वीक हो जाएगी, और वीकनिंग की वजह से क्या होगा कि एनेरिज्म फॉर्मेशन हो जाएगी, परमानेंट डायलेशन ऑफ आर्टरीज हो जाती है, जिसको हम एनेरिज्म कहते हैं। ठीक है, तो दिस वाज ऑल अबाउट द एथरोस्क्लेरोसिस। ठीक है, जो कि हमने पैथोमा से पढ़ा है। इसमें सबसे पहले हमने देखा कि एथरोस्क्लेरोसिस क्या होता है। ठीक है, इंटिमा में बनता है, मीडियम लार्ज साइज आर्टरीज को इन्वॉल्व करता है। इसमें कौन कौन सी आर्टरीज इन्वॉल्व होती हैं ये आपको पता होना चाहिए। इसके रिस्क फैक्टर्स क्या होते हैं, इसकी पैथोजेनेसिस क्या होती है, मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स में हमें दो चीज़ें कौन सी नज़र आती हैं, कॉम्प्लिकेशंस इसकी क्या होती हैं। कॉम्प्लिकेशंस याद रखनी है, स्टेनोसिस हो सकती है, थ्रोम्बस फॉर्मेशन हो सकती है, एम्बोलिस फॉर्मेशन हो सकती है, एनोरिज्म फॉर्मेशन हो सकती है, रप्चर हो सकता है, वहाँ पे अल्सरेशन, इरोजन्स हो सकती हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। स्टेनोसिस की वजह से फर्दर कॉम्प्लिकेशंस कौन कौन सी आती हैं, पोप्लीटियल आर्टरी की, मेसेंटेरिक आर्टरीज की, इसके अलावा कोरोनरी आर्टरीज की, मिडल सेरेब्रल आर्टरी की, एंड ऑल दैट, ये आपको पता होना चाहिए। सो दिस वाज ऑल अबाउट द एथरोस्क्लेरोसिस।